RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के 18 क्वेश्चन कंप्लीट करके समझा दिए हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 को। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं उसको देख लेते हैं। आइए पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% यानी 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज यानी योगात्मक यौगिक दे देता है तथा आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर एथेनोइक और प्रोपेनोइक अम्ल बना देता है। तो इस यौगिक की संभावित संरचना लिखिए। यानी इन दी गई जानकारी के आधार पर आपको इस यौगिक की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम उस यौगिक की पहचान करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज आदि दी हुई हैं। अब इसमें हमें कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या ऑक्सीजन भी उपस्थित है। किसी भी यौगिक में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, सामान्यतः कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो दी हुई है आपको पहले उनको लिख लेते हैं 69.77 और हाइड्रोजन की दी हुई है 11.63। तो इस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करके देखें और अगर वो 100 से कम है तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी ऑक्सीजन ही बची हुई होगी। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम 100 में से घटा देंगे इस 69.77 प्लस 11.63 को जोड़कर घटा देंगे। घटाने के बाद अगर ये टोटल 100 आ गया तो 0% बच जाएगा, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब हम इसको जोड़कर 100 में से घटाते हैं तो ये घटाने के बाद आपका आ जाएगा 18.6% के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप करके देख लेना, 18.6 आएगा तो यहाँ पर 18.60 के आसपास हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिशत मात्रा तो दे दी गई है लेकिन यौगिक का सूत्र नहीं दिया। पहले हम इस यौगिक का सूत्र निकाल के देख लेते हैं। सूत्र निकालने के लिए हम यहाँ पर तत्व दे दिया प्रतिशत मात्रा, उसके बाद इसका परमाणु भार लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब इसके बाद हम निकालते हैं प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग देकर हम एक राशि निकालते हैं। तो उस राशि को निकालेंगे तो 69.77 को भाग देंगे हम 12 से, 11.63 को भाग देंगे हम 1 से और 18.60 को भाग देंगे 16 से। चलिए मैं 11.63 को 1 से भाग दे देता हूं, तब तक आप इन संख्या को भाग दीजिए। तो मैं सबसे पहले गुणा कर भाग करके बता रहा हूं आपको। मेरा भाग तो आ गया 11.63। अब आप बताइए आपने भी अपने क्वेश्चन किए हैं क्या? अभी तक मैं कहता हूं कि आपने ये भाग नहीं किए होंगे। चलिए इनको भी मैं ही कर देता हूं, आप केवल क्वेश्चन को समझिए। लेकिन जितनी स्पीड से मैंने ये 11.63 को 1 से भाग दिया है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी स्पीड इतनी तेज़ कीजिए कि मुझसे पहले 69.77 को 12 से भाग दे सकें और 10 जो 18.60 है उसको 16 से भाग देकर आप उत्तर बता सकें। मुझसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इनके भाग देकर उत्तर बता दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ भाग। ये आ जाएगा 5.88 के करीब और ये 16 से अगर इसको भाग देंगे तो 1.16 के करीब ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं एक आनुपातिक संख्या। आनुपातिक संख्या सदैव जो ये भाग आए हुए हैं इनमें से प्रत्येक संख्या को सबसे छोटी संख्या जैसे 1.16 इससे भाग देंगे, यानी 5.88 को तो भाग दे देंगे 1.16 से। उसके पश्चात जो 11.63 आया हुआ है इसको भी भाग देंगे 1.16 से और जो ये 18.60 आया है इसको भी
सॉरी, जो ये 1.16 आया हुआ है इसको भी भाग देंगे 1.16 से। 5.88 को भाग दिया, सबसे छोटी संख्या 5.88, 11.63 और 1.16 में सबसे छोटी हमारी संख्या 1.16 है। तो इससे हम तीनों संख्याओं को भाग देंगे। 5.88 को 1.16 से भाग दिया, 11.63 को 1.16 से भाग दिया और 1.16 को 1.16 से भाग दिया। अब की बार फिर देखते हैं कौन सबसे पहले भाग करता है। मैं इस सबसे नीचे वाले को भाग कर रहा हूं, आप इन दोनों को भाग करके बताइए। तो मेरा तो आंसर आ गया 1। आपका कितना आंसर आया है? क्या आपने भी सोल्व किया? नहीं किया तो जल्द से जल्द करके बताइए। 11 पंजे 55, लगभग ये आपका 5 आ जाएगा और 11 हाँ 110, ये लगभग आपका 10 के करीब आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाग देने पर सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करेंगे, जो कि कार्बन आपका 5 आया है तो C5, हाइड्रोजन आपका 10 आया है H10, O आपका 1 आया है तो O। मैंने आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे, उनमें बताया था कि ये यौगिक फॉलो करता है CnH2n इंटू O के फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला हमारा होता है या तो एल्डिहाइड का होगा या फिर ये कीटोन का होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये अभी तक क्या निकला है? मूलानुपाती सूत्र। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका अणुसूत्र भी कितना आता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये अणुसूत्र के लिए आता है। तो अणुसूत्र निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, मूलानुपाती सूत्र को हम गुणा कर देते हैं n से, जहां n आपकी कोई संख्या होती है, और इस संख्या का निर्धारण हम करते हैं यौगिक के अणुभार को उसके मूलानुपाती सूत्र भार से अगर भाग दे दें। तो पहले मूलानुपाती सूत्र भार को निकाल लेते हैं। कार्बन आपका 5 है तो 12 गुणा 5 मूलानुपाती सूत्र से। हाइड्रोजन आपका 10 है तो 10 गुणा 1, क्योंकि इसका परमाणु भार 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। 12 पंजे 60, और 60 और 10 76, 70 और 10 आपके 80 6 86 आपके टोटल हो जाएंगे। मैंने पहले ही 16 को जोड़ दिया था तो ये आपका 86 हो गया। अब अणुभार जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी 86 के बराबर दिया हुआ है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 86/86 इक्वल टू 1। यहाँ फिर से मैंने आपसे पहले भाग कर दिया, उसका मान आपसे पहले निकाल दिया। तो अब जैसे ही हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, इसलिए अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O। वैसे मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये CnH2n/O को फॉलो करता है, इसलिए ये है यौगिक या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब इसकी पहचान करने के लिए कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, हमें क्वेश्चन में कुछ राशियां दी गई हैं, कुछ संकेत दिए हुए हैं। अब पहले हम उन संकेतों को लिख लेते हैं। सबसे पहले संकेत में दिया हुआ है कि ये यौगिक, जिसको हम मान के चलिए A लेकर चलते हैं, तो यह है A। जब हम इसकी टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कहा गया है कि ये अभिक्रिया नहीं करता, ये डू नॉट रिड्यूस द टोलन रिएजेंट, यानी इसको अपचयित नहीं करता है। एक कंडीशन हमें दे दी। दूसरी कंडीशन कही है कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमने आपको बताया है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, यानी इसमें कार्बोनिल समूह है, इसका पता हमें इस NaHSO3 से तो चल गया। यहाँ टोलन अभिकर्मक को ये अपचयित नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये CHO नहीं है। CHO नहीं है तो क्या है? ये कीटोनिक समूह है, इतना भी पता चल गया। इसमें CHO समूह नहीं है। अभी और कंडीशंस कुछ आपको दी गई हैं। कहा है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो किसको कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? जिसमें आपका CH3CO यानी एसिटिल समूह उपस्थित है। और एक और लास्ट कंडीशन दी हुई है कि अगर हम इसका ऑक्सीकरण कर दें तो फिर यह है हमारा ऑक्सीकरण करने पर एक तो बनाता है एथेनोइक एसिड, यानी CH3COOH 2 कार्बनों के साथ, और एक बनाता है प्रोपेनोइक एसिड, यानी ये बना देता है CH3CH2COOH यानी 3 कार्बन के साथ। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। यहाँ पर कितने हैं?
5। जब आपको थ्योरी बताई गई थी उसमें बताया था कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो जितने कार्बन हैं एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन का अम्ल प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें 2 अम्ल प्राप्त होंगे जो कि CO से बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने पहचान कर ली कि ये आपका कीटोन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है तो इसमें एक CH3CO समूह भी इसके अंदर उपस्थित है और CH3CO के बाद आपका CH3CH2 समूह भी उपस्थित है। CH2CH3 समूह उपस्थित है क्योंकि 3 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन पर बनेगा एथेनोइक, 3 पर बनेगा प्रोपेनोइक। तो इस प्रकार से इस यौगिक की पहचान हम कर सकते हैं कि यह यौगिक कौन सा है। अब अगर आप इसका IUPAC नाम लिखो तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 5 कार्बन पर बनेगा पेंटेन और पेंटेन में 1 2 दूसरे कार्बन पर CO, तो पेंटेन 2 CO के लिए जोड़ देते हैं ओन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें परसेंटेज दी हुई थी ये 11वीं में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके अनुसार हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया। प्रतिशत मात्रा लिखी, परमाणु भार लिखे, प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दिया। भाग देने पर यहाँ पर हमारी संख्या आ जाती है कुछ, इनमें से फिर जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे प्रत्येक संख्या को भाग देकर आनुपातिक संख्या निकालते हैं। आनुपातिक संख्या को इन तत्वों के साथ लिखकर हम मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र निकालने के लिए हम n की गुणा कर देते हैं। n हमारी कोई संख्या होती है जिसका मान अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार से निकालते हैं। अणुभार आपको क्वेश्चन में दिया गया है 86 है और मूलानुपाती सूत्र भार हमने यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12, 5 कार्बन 12 पंजे 60, 10 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इस प्रकार से इसका टोटल किया तो ये भी 86 यानी 86 आ गया। अब इस 86 को 86 से भाग दिया तो 1 आ गया। 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और गुणा करेंगे इसके साथ। अगर हम 1 की भी गुणा करते हैं तो भी हमारा सूत्र C5H10O ही रहेगा। और जैसे कि आपको बताया है कि CnH2n O ये सूत्र होता है, तो कोई भी यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन में से ही कोई एक होगा। अगर ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ जाता CnH2n + 2 O, तब हम कहते कि यह या तो एल्डिहाइड है या फिर ये ईथर है। लेकिन चूंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन है तो अब हम इनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यह यौगिक जो भी आया है इसको हमने A मान लिया। यह टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उसे अपचयित नहीं करता तो उसमें CHO समूह नहीं है, उसमें CO समूह होगा। लेकिन इस CO समूह की पता हमें कहाँ से चली कि यह यौगिक A NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर देता है। और ये टेस्ट सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण कहलाता है, जो कि कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इससे हमें पहचान हो गई कि इसमें कीटोनिक समूह C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इससे पता चल गया कि इसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसलिए इसमें केवल कीटोन ही होगा। फिर एक यौगिक दिया हुआ है इसमें कि यह आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसमें आपका एसिटिल CH3CO समूह उपस्थित होगा। तो यहाँ पर CH3CO समूह इसके अंदर है। और फिर एक और कहा है कि ऑक्सीकरण करने पर ये एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि इसमें 2 कार्बन यहाँ हैं, 3 कार्बन यहाँ हैं, टोटल हमारे 5 हो गए। तो यौगिक में भी हमारे 5 ही कार्बन थे। तो इसका मतलब है कि हमारा अभी तक यौगिक सही चला हुआ है। तो देख लेते हैं फिर आगे। और कहा है कि अब यौगिक की पहचान कीजिए। तो ये आपको कुछ पुराने गुण में याद दिला रहा हूँ कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो एक अगर एल्डिहाइड में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। जबकि कीटोन में हमारा ऑक्सीकरण करने पर जहाँ पर C डबल बॉन्ड O समूह होता है उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग कार्बन संख्या के, जो कि एक्चुअल में कम कार्बन होंगे पूर्ण यौगिक से, उसके यौगिक के कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त
हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर CH3CO 2 कार्बन का एक प्राप्त हुआ और CH3CH2CO यानी एक कार्बन 3 कार्बन का एक अलग यौगिक प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि जो CO समूह है वो 3 और 2 के रूप में बटा हुआ है। तो हमने 2 और 3 को एक साथ रख दिया और यौगिक बना दिया पेंटेन टू ओन। तो इस प्रकार से हमने ये 19वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। अभी एक क्वेश्चन आपका 20वां और बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा है कि यद्यपि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, ऐसा क्यों होता है? यानी कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन की हमें तुलना करनी है, कौन सा अधिक स्थायी है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया है कि जो हमारा फिनोल है C6H5OH ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करके फिनोक्साइड आयन दे देता है O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव अगर निकाल दे। तो उसके साथ साथ आपका कोई COOH समूह है, ये भी आपका H पॉजिटिव निकाल देगा और ये बना देगा RCOO नेगेटिव। ये तो होता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट, और ये होता है आपका फिनेट या फिनॉक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। दोनों आयन में आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये बेंजीन रिंग के कारण अगर देखें तो इसके अंदर जो अनुनादी संरचनाएं हैं वे अधिक होंगी। कुछ इस प्रकार से इसको लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और दूसरा उसके पश्चात हम कह सकते हैं कि ये अनुनादी संरचना है। लेकिन उसके बाद अनुनादी संरचना होने के कारण ये स्थायी होना चाहिए था अनुनाद के कारण, लेकिन फिर भी RCOO नेगेटिव अधिक स्थायी होता है। यानी जो अम्ल हैं आपके वो ज़्यादा प्रबल होते हैं अम्लीय प्रकृति के फिनोल की तुलना में। ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका कारण क्या है। सामान्य तौर पर हम इस बेंजीन रिंग को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं कि इसमें ये बॉन्ड कुछ यहाँ इस तरीके से फैला हुआ होता है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि RCOO नेगेटिव कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है। तो अब इसका अधिक स्थायी होने का कारण देखिए क्या होता है। आप लोग को पता होगा जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ऑक्सीजन भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यानी इसकी भी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की होती है, जबकि यहाँ R समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप हो ही है। अपने आप में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इसमें टेंडेंसी होती ही है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है अगर हम इस फिनॉक्साइड आयन में देखें तो बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच में पार्शली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इस प्रकार से। जबकि यहाँ अगर देखें तो RCO और O यह केवल ऑक्सीजन के बीच ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पार्शली रूप से। तो यहाँ हमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चाहिए, वो दोनों जगह ऑक्सीजन पर ही है, कार्बन पर नहीं है। लेकिन यहाँ इस कार्बन के साथ भी ये नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इस फिनेट आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक फिनोल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। और आज की वीडियो में हमने आपके इस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के NCERT बुक के सभी प्रश्न, पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। तो आप लोगों को अगर ये सभी वीडियो अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और किसी प्रकार की अगर आपको कहीं भी इस पूरे चैप्टर में किसी भी वीडियो में मैं कहता हूं अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन स्पेशली है तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए, उस क्वेश्चन को लिखिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का व्हाट्सएप के द्वारा सॉल्यूशन भी प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। तो आज की
वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम आपके सामने अगले चैप्टर को प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।